वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से एक फंक्शन पर बात करने वाले हैं। नाम है रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप। हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प फंक्शन है क्योंकि रिएक्ट तो हम जानते हैं इंटरैक्टिव यूआईज के लिए है। एग्जैक्टली। तो ये फंक्शन जो स्टैटिक मतलब नॉन इंटरैक्टिव HTML बनाता है, ये थोड़ा सा अलग लगता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन आखिर करता क्या है, इसे क्यों बनाया गया, कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। राइट, लेट्स अनपैक इट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये फंक्शन है क्या। बेसिकली ये एक रिएक्ट एलिमेंट लेता है, हाँ, कोई भी कंपोनेंट। हाँ कंपोनेंट, और उसे एक प्लेन HTML स्ट्रिंग में बदल देता है। बिल्कुल, जैसे आपका कोई आर्टिकल कंपोनेंट है तो रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप आर्टिकल आपको उसका रॉ HTML देगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है जो डॉक्यूमेंटेशन भी कहता है कि ये HTML नॉन इंटरैक्टिव होता है। नॉन इंटरैक्टिव इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कंपोनेंट में कोई बटन है, उसमें ऑन क्लिक लगा है तो वो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो ऑन क्लिक हैंडलर या कोई भी स्टेट चेंज, कोई भी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट इंटरैक्शन जो आपने कंपोनेंट में लिखा है, वो सब गया। वो सब इस आउटपुट HTML में एक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपने रिएक्ट UI का एक स्नैपशॉट ले लिया। अच्छा, एक तस्वीर खींच ली। हाँ, तस्वीर मिल गई पर वो स्टैटिक है, उसमें जान नहीं है। सर्वर ने रेंडर किया, HTML बनाया, बात खत्म। क्लाइंट साइड पर रिएक्ट उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। समझ गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में जो बना ही इंटरैक्टिविटी के लिए है, ऐसे फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ इस्तेमाल होता है? बहुत अच्छा सवाल है। प्राइमरीली इसका इस्तेमाल होता है सर्वर साइड रेंडरिंग सिनेरियोज में ही, ओके। SSR में। हाँ, पर उन खास सिचुएशंस में जहां आपको क्लाइंट साइड इंटरैक्टिविटी चाहिए ही नहीं। अच्छा, जैसे सोचिए आपको रिएक्ट कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके ईमेल्स के लिए HTML बनाना है। अब ईमेल क्लाइंट्स में जावास्क्रिप्ट सपोर्ट या तो होता नहीं या बहुत पैची होता है। हाँ, अनरिलायबल होता है काफी। बिल्कुल, तो वहाँ इंटरैक्टिविटी वैसे भी नहीं चलनी। ऐसे में रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप परफेक्ट है। आप रिएक्ट के कंपोनेंट मॉडल का फायदा उठाइए, कॉम्प्लेक्स ईमेल लेआउट्स बनाइए और एंड रिजल्ट होगा क्लीन स्टैटिक HTML। एग्जैक्टली। ठीक है, ईमेल्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कोई यूज केस? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आप रिएक्ट को एक स्टैटिक साइट जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर पेज पहले से रेंडर होकर एक स्टैटिक HTML फाइल बन जाता है। अब अगर उन पेजेस पर कोई क्लाइंट साइड इंटरैक्शन नहीं है तो रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप आउटपुट को मिनिमल रखेगा, क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन वाला स्टफ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा कोड या एट्रीब्यूट्स नहीं, तो पोटेंशियली ज्यादा परफॉर्मेंट भी हो सकता है। और कभी-कभी कंटेंट को किसी और सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए भी प्योर HTML चाहिए होता है। जैसे किसी CMS में डालना हो। हाँ, किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कंटेंट इंजेक्टर ना हो तो ये काम आ सकता है। ओके, तो ये उन सिनेरियोज के लिए है जहां फाइनल आउटपुट बस स्टैटिक HTML ही चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कैविएट्स, कुछ चेतावनियों का भी जिक्र है। सबसे पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आउटपुट नॉन इंटरैक्टिव है और उसे हाइड्रेट नहीं किया जा सकता। ये हाइड्रेट करना क्या होता है? टेक्निकल टर्म है ये। हाँ, हाइड्रेशन एक की कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के SSR में, खासकर इंटरैक्टिव ऐप्स के लिए। प्रोसेस कुछ ऐसा है, सर्वर आपकी रिएक्ट ऐप को रेंडर करके HTML भेजता है ब्राउजर को। ठीक है। ब्राउजर वो HTML दिखाता है जो शुरू में स्टैटिक होता है। फिर क्लाइंट साइड पर रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट कोड लोड होता है। हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जहां क्लाइंट साइड रिएक्ट उस सर्वर से आई HTML स्ट्रक्चर को देखता है, उसे अपने वर्चुअल डॉम से, कंपोनेंट ट्री से मैच करता है। अच्छा, मिलाता है। हाँ, और फिर उसमें इवेंट लिसनर्स जैसे ऑन क्लिक और स्टेट फॉर लॉजिक वगैरह अटैच कर देता है। इससे वो स्टैटिक HTML इंटरैक्टिव बन जाता है। मतलब सर्वर से आई हुई सूखी मिट्टी में पानी डालकर उसे जिंदा करने जैसा। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप जो HTML बनाता है, उसमें वो निशान या डेटा एट्रीब्यूट्स नहीं होते जिनकी क्लाइंट साइड हाइड्रेशन फंक्शन हाइड्रेट रूट को जरूरत होती है। ओके। इसलिए क्लाइंट साइड रिएक्ट उस HTML को पहचान नहीं पाता और उसे इंटरैक्टिव नहीं बना सकता। वो HTML बस HTML ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। मतलब अगर इंटरैक्टिव ऐप बना रहे हैं तो रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप को हाथ नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंटेशन में सस्पेंस के लिमिटेड सपोर्ट की भी बात है। सस्पेंस जो एसिंक ऑपरेशंस के लिए है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ, सस्पेंस जैसे डेटा फेचिंग के लिए मान लीजिए आपको कंपोनेंट रेंडर होने से पहले कुछ डेटा फेच करता है और आपने सस्पेंस बाउंड्री लगा रखी है जो डेटा लोड होते समय एक फॉलबैक UI दिखाती है, जैसे कोई लोडिंग स्पिनर। ठीक है। अब अगर आप इस कंपोनेंट को रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप से रेंडर करते हैं
और डेटा फैच होने में मान लीजिए थोड़ा टाइम लगता है, तो रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप इंतजार नहीं करेगा। वो फौरन फॉल बैक यूआई यानी लोडिंग स्पिनर वाला HTML जनरेट करके भेज देगा। हमेशा के लिए, मतलब स्पिनर ही दिखेगा, एक्चुअल कंटेंट नहीं आएगा? एग्जैक्टली। आउटपुट HTML में हमेशा लोडिंग स्पिनर ही रहेगा। एक्चुअल कंटेंट कभी रेंडर नहीं होगा उस HTML में। ये उन यूज केसेस के लिए शायद ठीक हो जहां फॉल बैक दिखाना एक्सेप्टेबल है, पर अगर आपको सर्वर पर डेटा फैच होने का इंतजार करना है और फिर फाइनल HTML भेजना है, तो ये काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहेवियर रेंडर टू स्ट्रिंग से अलग है, जो इंटरैक्टिव एप्स के लिए यूज होता है। वो सस्पेंस के साथ इंटीग्रेट करके डेटा लोड होने का इंतजार कर सकता है या स्ट्रीम भी कर सकता है कंटेंट को। वाह, ये जानना तो बहुत जरूरी है, वरना प्रोडक्शन में अजीबोगरीब बग्स आ सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा क्यों कंटेंट नहीं आ रहा। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि इसे ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि टेक्निकली ये चल जाता है। ऐसा क्यों? क्लाइंट साइड पे क्यों नहीं? टेक्निकली हाँ, ये फंक्शन ब्राउजर एनवायरनमेंट में चल सकता है, इसमें कोई शक नहीं, पर रिएक्ट टीम इसे क्लाइंट साइड यूसेज के लिए रेकमेंड नहीं करती। क्यों? उनका पॉइंट है कि अगर आपको ब्राउजर में किसी रिएक्ट कंपोनेंट का HTML स्ट्रिंग चाहिए, तो ज्यादा रोबस्ट तरीका है कि आप उस कंपोनेंट को प्रोग्रामेटिकली एक डॉम एलिमेंट में रेंडर करें। जैसे react dom.createRoot.render यूज करके, हाँ, createRoot div.render कंपोनेंट करें और फिर उस div का .inner HTML पढ़ लें। रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप क्लाइंट साइड परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, और इसे क्लाइंट बंडल में इंक्लूड करने से उसका साइज भी बेवजह बढ़ेगा। राइट, सो यूज द राइट टूल फॉर द जॉब। क्लाइंट साइड HTML जनरेशन के लिए DOM मैनिपुलेशन बेहतर है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में एक ऑप्शनल आइडेंटिफायर प्रीफिक्स पैरामीटर का भी जिक्र है। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये क्या चीज है? ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, खासकर थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्वर रेंडरिंग सेटअप्स के लिए। React 18 में यूज ID हुक आया था। हाँ, यूनिक आईडीज के लिए। एग्जैक्टली, स्टेबल और यूनिक आईडीज जनरेट करने के लिए, जो एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स या HTML फॉर एट्रीब्यूट के लिए जरूरी होती हैं। अब सोचिए एक सिनेरियो जहां आप सर्वर पर एक ही वेब पेज बना रहे हैं, पर उस पेज के अलग अलग हिस्से, मान लीजिए हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, ये शायद अलग अलग इंडिपेंडेंट रिएक्ट एप्लीकेशंस रेंडर कर रहे हों। अच्छा, जैसे माइक्रो फ्रंट एंड जैसा कुछ सर्वर साइड पर हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब अगर ये सभी इंडिपेंडेंट रिएक्ट एप्लीकेशंस यूज ID का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कैसे? हो सकता है हेडर वाला ऐप और साइड बार वाला ऐप दोनों एक जैसी ID जनरेट कर दें, जैसे R1 या R2। इससे फाइनल HTML पेज में डुप्लीकेट IDs आ जाएंगी, जो कि इनवैलिड HTML है। बिल्कुल, और इससे CSS स्टाइलिंग या जावास्क्रिप्ट सिलेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं। आइडेंटिफायर प्रीफिक्स ऑप्शन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप हर इंडिपेंडेंट रिएक्ट रूट को रेंडर करते समय एक यूनिक प्रीफिक्स दे सकते हैं। अच्छा, जैसे रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप हेडर, कमा आइडेंटिफायर प्रीफिक्स हेडर, और रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप साइड बार, कमा आइडेंटिफायर प्रीफिक्स साइड बार। अब यूज ID जो IDs जनरेट करेगा वो प्रीफिक्स के साथ होंगी, जैसे header-R1 sidebar-R1, ताकि वो पूरे पेज में यूनिक रहें। हाँ, इससे ID कोलिजन्स अवॉइड हो जाते हैं। समझ गई। तो ये मेल्टेबल रिएक्ट रूट्स को एक ही पेज पर सेफली रेंडर करने में मदद करता है। काफी स्पेसिफिक लेकिन जरूरी फीचर लगता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के लिए। तो हमने देख लिया कि ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी क्या-क्या बारीकियां हैं। अब बात करते हैं कि इसे कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा या पिटफॉल क्या है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा वही है जो इसकी कोर प्रॉपर्टी है, नॉन इंटरैक्टिव आउटपुट, जिसे हाइड्रेट नहीं किया जा सकता। अगर आप एक स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर इंटरैक्शन है, स्टेट मैनेजमेंट है, क्लाइंट साइड राउटिंग है, डायनामिक अपडेट्स हैं, मतलब कुछ भी जो एक मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशन या इंटरैक्टिव वेबसाइट करती है, तो ये नहीं चलेगा। तो रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसे इस्तेमाल करने से आपका एप्लीकेशन सर्वर पर तो रेंडर हो जाएगा, HTML भी बन जाएगा, लेकिन क्लाइंट साइड पर वो स्टैटिक HTML बनकर रह जाएगा। रिएक्ट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बटन्स काम नहीं करेंगे, स्टेट अपडेट नहीं होगी, UI एकदम डेड लगेगा। तो ये कंफ्यूजन की सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें काफी कॉस्टली साबित हो सकता है अगर गलत चुन लिया। बिल्कुल। तो इंटरैक्टिव एप्स के लिए सही अप्रोच क्या है फिर सर्वर साइड रेंडरिंग में? इंटरैक्टिव एप्स के लिए स्टैंडर्ड और रेकमेंडेड अप्रोच है सर्वर पर रेंडर टू स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करना। ओके, रेंडर टू स्ट्रिंग। और क्लाइंट पर हाइड्रेट रूट का। रेंडर टू स्ट्रिंग भी रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप की तरह रिएक्ट कंपोनेंट को HTML स्ट्रिंग में बदलता है, लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग डिफरेंस है। क्या? रेंडर टू स्ट्रिंग उस HTML में कुछ खास डेटा एट्रीब्यूट्स इंजेक्ट करता है, जैसे डेटा-react root और कंपोनेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मार्कर्स।
अच्छा, तो ये HTML में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालता है। एग्जैक्टली ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हाइड्रेट रूट के लिए सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करते हैं। जब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लोड होती है और हाइड्रेट रूट रन होता है तो वो इन एट्रीब्यूट्स को पढ़कर सर्वर से आए HTML स्ट्रक्चर को समझता है और उसे क्लाइंट साइड रिएक्ट कंपोनेंट ट्री के साथ एफिशिएंटली रिकंसाइल करता है, मतलब मिलाता है। ये प्रोसेस इवेंट लिसनर्स अटैच करने और UI को फुली इंटरैक्टिव बनाने के लिए जरूरी है। और रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप ये एट्रीब्यूट्स हटा देता है? हाँ, वो जानबूझकर इन्हें हटा देता है क्योंकि उसका गोल ही नॉन इंटरैक्टिव आउटपुट देना है। इसका मतलब परफॉर्मेंस में भी कुछ ट्रेड ऑफ होगा? शायद रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप थोड़ा फास्टर हो सकता है रेंडर टू स्ट्रिंग से, क्योंकि उसे ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं बनाने पड़ते। थियोरेटिकली हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप कम काम कर रहा है, सिर्फ HTML स्ट्रक्चर बना रहा है, हाइड्रेशन की तैयारी नहीं कर रहा, तो ये रेंडर टू स्ट्रिंग से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंट हो सकता है। आउटपुट HTML स्ट्रिंग भी थोड़ी छोटी होगी। इसलिए अगर आपका यूज केस प्योरली स्टैटिक है, जैसे ईमेल टेम्पलेट्स जहां हर मिलीसेकंड और हर बाइट काउंट करता है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट चॉइस हो सकती है। हाँ, ये मिनिमल पॉसिबल HTML आउटपुट देता है। तो ये परफॉर्मेंस वर्सेस इंटरैक्टिविटी का ट्रेड ऑफ है जो डेवलपर को सोच समझकर करना पड़ता है। बिल्कुल। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, संक्षेप में कहें तो रेंडर टू स्टार्टिंग मार्कअप रिएक्ट के सर्वर रेंडरिंग टूलकिट का एक स्पेशलाइज्ड नीश टूल है। नीश। हाँ, ये उन खास सर्वर साइड रेंडरिंग टास्क्स के लिए डिजाइन किया गया है जहां इंटरैक्टिविटी जानबूझकर नहीं चाहिए। इसका प्राइमरी गोल है रिएक्ट कंपोनेंट्स के पावर का इस्तेमाल करके क्लीन स्टैटिक HTML जनरेट करना बिना किसी क्लाइंट साइड हाइड्रेशन ओवरहेड के। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप स्टैटिक आउटपुट के लिए और रेंडर टू स्ट्रिंग इंटरैक्टिव आउटपुट के लिए हाइड्रेशन के साथ। ये डेवलपर्स के लिए अपनी सर्वर साइड रेंडरिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करते समय क्रिटिकल है। इससे वो परफॉर्मेंस और इंटरैक्टिविटी के बीच सही बैलेंस चुन सकते हैं अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप रिएक्ट कंपोनेंट से नॉन इंटरैक्टिव स्टैटिक HTML स्ट्रिंग बनाता है। ये स्टैटिक साइट्स, ईमेल टेम्पलेट्स या ऐसे किसी भी कंटेंट के लिए एक बढ़िया टूल है जहां क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट या इंटरैक्टिविटी की जरूरत नहीं है या पॉसिबल नहीं है। सही। और इसका आउटपुट लाइटवेट होता है। हाँ, लेकिन इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके आउटपुट को क्लाइंट साइड पर रिएक्ट हाइड्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। इंटरैक्टिव एप्स के लिए सर्वर पर रेंडर टू स्ट्रिंग और क्लाइंट पर हाइड्रेट रूट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, आज का वेब एक्सपीरियंस कितना ज्यादा इंटरैक्टिव होता जा रहा है। SPAs, रियल टाइम अपडेट्स, रिच यूजर इंटरैक्शंस, ये सब बहुत कॉमन है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में प्योरली स्टैटिक HTML जनरेशन का क्या रोल रहेगा, खासकर रिएक्ट जैसे कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्या ईमेल्स के अलावा भी ऐसी नीशेस बचेंगी जहां रेंडर टू स्टैटिक मार्कअप जैसे टूल्स के सिंप्लिसिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के यूनिक एडवांटेजेस होंगे? क्या हो सकता है? जैसे शायद कुछ खास तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में या स्पेसिफिक वेब पब्लिशिंग वर्कफ्लोज में जहां आउटपुट का एकदम प्रेडिक्टेबल और मिनिमल होना क्रिटिकल है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टैटिक और डायनामिक रेंडरिंग के बीच का ये बैलेंस टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे इवॉल्व होता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है और टूल्स का इस्तेमाल भी कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।